अभय, तुषार, अनूप, 3 बंदे हैं आज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। करें क्लास शुरू, और तो शायद कोई नहीं आएगा। हाँ जी सर, कर लो। तो कल भाई हम फूड रिकॉल के बारे में बात कर रहे थे। क्लास ऑफ रिकॉल्स बताया था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 रिकॉल क्या है। तो जो क्लास 1 है वो सबसे डेंजरस रिकॉल, डेंजरस इन द सेंस कि बहुत हाई लेवल पे और हाई रिस्क रिकॉल होता है वो। जब आपके फूड से बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हार्म और डेथ होने के चांस हों, प्रोबेबिलिटी हो, तब वो रिकॉल किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी एंड मैग्नीट्यूड कि इन्फेक्शन या डिफेक्ट किस लेवल का है, वैसे ही रिकॉल की जाती है। अच्छा, रिकॉल आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, रिकॉल डिसाइड करती है आपकी रेगुलेटरी बॉडी, जिसको आप इन्फॉर्म करते हो कि भाई ये गड़बड़ होगी। तो वो डिसाइड करती है कि ये कौन से टाइप की, किस तरीके की रिकॉल रहेगी, ये कौन सी क्लास की रिकॉल रहेगी। तब जब आप रिकॉल प्लान बनाओ तो उसमें किन किन बातों का आपको मेन ध्यान रखना है। पूरा रिकॉल प्लान के लिए मैंने कल आपको बताया था कि अपना रेगुलेटरी का डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर सब कुछ दे रखा है। लेकिन जो मिनिमम चीज है वो ये जरूर होनी चाहिए कि प्रोडक्ट का कोई भी आपका है उसका कोडिंग सिस्टम होना चाहिए। अब कोड सिंपल होना चाहिए, लेकिन उससे आपको एग्जैक्ट पता लग जाए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, आ गया आ गया। कनेक्शन की दिक्कत थी भाई, कनेक्शन चेंज किया अभी। तो कोई बात। फूड रिकॉल के अंदर कौन कौन सी मेन बातें हैं जो होना बहुत जरूरी है। तो एक तो कोई भी कोडिंग सिस्टम जब हम रखते हैं ना, प्रोडक्ट के ऊपर कोड लिखते हैं, बैच कोड लिखते हैं, उसका एक पर्पज होता है कि अपने को एक तो ये पता चल जाए कि ये किस बैच में बनी हुई है। उसको लॉट कोड कह दो, बैच कोड कह दो, और वो लॉट किस शिफ्ट में तैयार हुआ है। मान लो 3 शिफ्टें चलती हैं 8-8 घंटे की, या डे नाइट की, और साथ में आपने डेट भी डाली होती है, तो आप एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि ये कौन सा लॉट खराब हुआ है या किस लॉट में दिक्कत आई है। तो आपको सिर्फ वही लॉट रिकॉल करना होता है, सारे का सारा प्रोडक्ट जो मार्केट में आपने भेजा है वो रिकॉल नहीं करना। तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट कोड या शिफ्ट कोड साथ में, या लॉट कोड आप इसमें डाल सकते हो, या किसी भी कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको कि डेट है जैसे आपकी आज 22/4/2020 है, तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो 22/4/2020 आ जाएगी। रात को 12 बजे से लेके और वापस 12 बजे, 24 घंटे की ये अपनी एक डेट रहती है। रात को 12 बजे चेंज होती है ये डेट। 3 शिफ्ट हो सकती हैं, हो सकता है सुबह आपकी 9 से 5 की शिफ्ट हो, शाम की आपकी 5 से लेकर रात 1 बजे की हो, और रात 1 बजे से लेके सुबह 9 बजे की हो। तो रात 1 बजे से लेके जो 9 वाली है ना, ये आपकी मान लो ए शिफ्ट होगी, तो इसका कोड ए हो गया क्योंकि ये दिन की पहली शिफ्ट है। फिर 9 से 5 वाली वो दूसरी शिफ्ट बी हो गया, तीसरी का सी हो गया, तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों के एबीसी कोड हो गए। तो ये तो शिफ्ट का कोड हो गया। एक शिफ्ट में मान लो आपके हर घंटे में आपके एक बैच निकलता है, एक बैच को प्रोसेस होने में मान लो 1 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं, जैसे भी हम 1 घंटे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम डेट डाल सकते हैं कि 20/04/2020 सुबह की शिफ्ट है, रात की 1 बजे वाली है तो ए, और उसमें अगर आपके 8 बैच निकले हैं तो छठा बैच है तो 06। तो इस तरीके की हम कोडिंग कर सकते हैं जिससे अपने को देखते ही पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट किस बैच में, किस शिफ्ट में, किस दिन बना हुआ है। और आजकल तो बल्कि हम टाइम भी प्रिंट करते हैं बहुत जगह, खासतौर पे बॉटल वाटर वगैरह के अंदर कि कितने बजे। तो इससे बाद में आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में चला जाता है, उससे वापस मंगवाने में, रिकॉल करने में आपको बड़ा इजी हो जाता है। आज के लिए मैंने कुछ असाइनमेंट दी थी, कुछ पता आपको पता करने के लिए कहा था, किया? क्या कहा था मैंने? यूएस एफडीए से जो हमने फूड रिकॉल कल देखी थी, तो इसमें रिकॉल में, मार्केट विड्रॉल में और सेफ्टी अलर्ट्स में क्या फर्क है? किया इसके ऊपर कुछ काम? हाँ भाई।
किसी ने पढ़ा है इसके ऊपर? सिंपल भाषा में। हेलो, आवाज आ रही है क्या तुम तक? हेलो, जी सर, आवाज आ रही है। यस। आवाज आ रही है। तो इसका पता किया था फूड रिकॉल का क्या मतलब है और मार्केट विड्रॉल का क्या मतलब है, अलर्ट का क्या मतलब है? थोड़ा बहुत काम दूं वो तो कर लिया करो। चलो बता देता हूँ मैं। फूड रिकॉल कोई भी बिजनेस मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे रिटेलर है, वो तब करता है जब उसको कुछ ही अंदेशा हो कि वो जो फूड उसने बेचा है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल है चाहे केमिकल है, और वो हेल्थ हैजार्ड हो सकता है पब्लिक के लिए। अब ये दोनों तरीके हैं बेसिकली रिकॉल करने के लिए। आमतौर पे रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो आपको एडवाइस करती है, अगर आप कंपनी है तो, कि भाई तुम अपने लेवल पे ये फूड रिकॉल करो, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। अगर आप नहीं मानते ऐसा करने से तो फिर कानूनी तौर पे आपके ऊपर वो कार्रवाई करती है और खुद अपनी तरफ से फूड रिकॉल करती है। तो ये एक तरह से अनसंग सी बात होती है कि अगर आपको आपका रेगुलेटर, अगर एफएसएसएआई जैसे इंडिया में, यूएस में यूएसएफडीए, अगर वो आपको रिकॉल करने के लिए कहता है तो आपको करना होता है। दूसरा जो टर्म है वो हमारी मार्केट विड्रॉल। मार्केट विड्रॉल जरूरी नहीं कि कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू है आपके प्रोडक्ट में। कोई भी माइनर वायलेशन है, मान लो आपके प्रिंटिंग में कोई एरर आ गया है, कोई लाइन ढंग से प्रिंट नहीं हुई, या आपने लेबल पुराना यूज कर लिया है, तो उससे किसी भी रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर कोई गाज नहीं गिर रही, लेकिन आप अपनी कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन कंज्यूमर उसको देख के ना ले, आप अपने प्रोडक्ट को विड्रॉ करते हो। उसमें सेफ्टी रिलेटेड कोई इशू नहीं होता, ये सिर्फ आपका कंपनी की जो क्वालिटी पॉलिसी है उससे रिलेटेड कोई इशू हो सकता है कि प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं है, या हमने जनवरी में मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसके जो रैपर हैं वो नए हैं, पुराने वाले रैपर यूज नहीं करने हैं, कुछ इस तरह का फ्लेवर में आपने चेंज किया तो उसको फ्लेवर को कुछ और नाम दिया है, तो उससे सेफ्टी पे कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि आप हमेशा स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को देंगे, और आपके जो इंटरनल क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उसमें अगर कोई वायलेशन होती है तो आप मार्केट से विड्रॉ करते हैं। इसमें ध्यान यही रखने वाली बात है कि इसके अंदर कोई भी सेफ्टी इशू नहीं है। तो विड्रॉल में और रिकॉल में ये मेजर फर्क होता है। और सेफ्टी अलर्ट्स बेसिकली जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है ये टाइम टू टाइम जारी करती है, जब भी इनको अंदेशा होता है कि इस तरह की कोई, जिस तरह अभी कोरोना वायरस है, इससे लेके ट्रैवल एडवाइजरीज हैं या सेफ्टी अलर्ट्स हैं कि किन एरिया के अंदर है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो रेगुलेटरी बॉडी देती है वो आपके सेफ्टी अलर्ट्स माने जाते हैं। तो इस सारे का ये मतलब है भाई, जो असाइनमेंट दूं, काम दूं, वो कर लिया करो। एक वो मूवी देखने के लिए कहा था, वो देखी फूड इनकॉर्पोरेशन, फूड इंक करके? हाँ भाई, यूट्यूब के ऊपर मूवी थी फूड इंक, देखी वो? कोई सा ना, किसी ने भी नहीं देखी?
माड़ी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन देखनी चाहिए। इन मूवीज से बहुत एक किसी भी बिजनेस को समझने की आपके अंदर एक काबिलियत आती है, क्योंकि अभी तक आपने सारा थियोरेटिकल काम देखा है। इंडस्ट्री किस तरीके से रन करती है, उसके पीछे कौन कौन सी फोर्सेस हैं और वो कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। चलो खैर, देख लेना टाइम मिले तो। फूड रिकॉल में जो और इम्पोर्टेंट चीज जरूरी है वो रिकॉर्ड कीपिंग, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट कोड है, क्या कैरियर है, कहाँ गया है। तो ये सारी चीजें आपके फूड रिकॉल प्लान के अंदर हो। की पर्सनल, वो बंदे जिनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वही सिर्फ फूड रिकॉल कर पाएंगे। ये नहीं कि कोई भी सुपरवाइजर आया और कहते फलाना रोट रिकॉल करो ना। फूड रिकॉल की आमतौर पे फैक्ट्री मैनेजर को या जनरल मैनेजर को, जो हायर लेवल की जो मैनेजरियल पोस्ट हैं, उनको अथॉरिटी होती है। तो जिसके पास अथॉरिटी है उसका पूरा एड्रेस वगैरह ये सारा, कौन कौन बंदे हैं, सेकंड इन कमांड कौन है, मान लो एक बंदा ना हो तो उसकी जगह दूसरा बंदा कौन हैंडल करेगा, तीसरा कौन करेगा। तो इस तरह से 2-3 बंदों की हायरार्किकल जो लिस्ट है वो बनती है। उनके कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, फोन सब कुछ होंगे उस लिस्ट में। और अगर ये बंदे चेंज हो जाए, फैक्ट्री छोड़ के चला जाए, मान लो जीएम चेंज हो गया, तो वो टाइम टू टाइम चेंज भी होनी चाहिए आपके इसमें। अगर आपको टीम बनानी है रिकॉल की पूरी, तो उसके अंदर प्रोडक्शन का बंदा भी रखो, आप क्वालिटी का भी बंदा रखो, मार्केटिंग का भी रखो, जो आपका लॉजिस्टिक्स। कनेक्शन जा रहा है भाई बीच बीच में। 2 कनेक्शन ले रखे मैंने, जियो का और एयरटेल का, दोनों में यही समस्या है। आवाज आ रही है भाई तुम्हारे तक? यस सर, आ रही है। बढ़िया। तो लास्ट में इसी में था मैं कि जो की पर्सन है, अगर एक बंदा है तो उसका अल्टरनेट भी होना चाहिए, उसका सेकंड अल्टरनेट भी होना चाहिए। अगर पूरी टीम है तो उस टीम के अंदर आप प्रोडक्शन के बंदे को भी लोगे, क्वालिटी कंट्रोल का भी, मार्केटिंग का भी, लॉजिस्टिक्स वाला भी, और एक आप लीगल काउंसिल भी रखोगे, आप एक एडवोकेट जो आपके फूड रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करे या उनके केसेस को हैंडल करता हूँ। फिर आपका एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी होगा, फर्म के अंदर भी आपकी इंट्रामेल हैं जो, या आपका जो मैसेजिंग सिस्टम है, या चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और सभी पार्टनर होंगे इसमें, जो भी कंसर्न रिकॉल से कंसर्न बंदे हैं। ये इसलिए जरूरी होता है कि एकदम से पैनिक ना फैले और कोई गलत स्टेटमेंट कोई जारी ना करे, अदरवाइज इन दोनों चीजों से नुकसान बहुत होता है। हालांकि जब भी रिकॉल होती है तो उससे एक सेटबैक तो लगता ही है साइकोलॉजिकल, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि कम से कम सेटबैक लगे इंडस्ट्री की रेपुटेशन को, और जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो। तो इस चैनल को, जो कम्युनिकेशन चैनल है आपका, इसको भी आपको बड़ा स्टडी रखना होता है। फिर आपके पास मान लो आपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर लिया जिसमें गड़बड़ थी, उसका एनालिसिस करेंगे, मंगवाएंगे वापस, एनालाइज करेंगे, अगर उस पर रिवर्क हो सकता होगा तो रिवर्क के लिए भेज देंगे, अगर उसको डंप करना है तो डंप के लिए भी पॉलिसी होती है। यानी कि कहीं भी डाल यार चलो वही हो गया ना, कि इंसिनरेट करना, जलाना है उसको इंसिनरेटर के अंदर, या उसको डंप करना है तो कितनी डेप्थ में, कहाँ पे डंप करोगे, डंपिंग ग्राउंड्स क्या होंगे, उनकी सिचुएशन क्या होगी। तो वो सारा का सारा आपका रिकॉल प्रोग्राम के अंदर होता है। तो ये रिकॉल प्रोग्राम ऐसे जिस तरह कहते हैं ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, कि इसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बंदे लगाने पड़ते हैं, सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन आप मन ही मन ये दुआ करते हो कि भगवान करे इसका इस्तेमाल ना ही करना पड़े। तो इंश्योरेंस का वही होता है। जैसे आजकल मीम चला हुआ ना कोरोना में, वो एक आदमी की घरवाली कहती है उसके घरवाले को, अगर बोला कोई फायदा नहीं है आपका, तो आप तो वैसे ही प्लानिंग करते हो। बोले क्या हो गया? बोले इतनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और जब टाइम आया तो घर में छुपे बैठे हो। तो
इंश्योरेंस बेसिकली यही है कि अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो उसके अंदर मिटिगेशन आप कैसे करोगे, कम से कम नुकसान हो इसका प्रबंध आप कैसे करोगे। तो रिकॉल भी अपनी जो क्वालिटी कंट्रोल के जो 14 हमने शुरू में पॉइंट्स या फॉर्म्स या सिस्टम्स डिस्क्राइब करे थे उनमें से एक है। तो एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फूड रिकॉल है ये किसी भी एडवर्स सिचुएशन को रोक नहीं सकता। ये तो जब हो गया है उसके बाद आप कैसे उस पर रिएक्ट करोगे और उसको कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करोगे ताकि आपके बिजनेस को कम से कम नुकसान हो, उसके लिए आपको तैयार करता है। तो लास्ट में जब हम बात करते हैं कि हमने ये सारी चीजें कर ली क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो हमारे जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है वो हमारे लिए फूड क्वालिटी है, उसको हमें मीट करना है, जो भी कंज्यूमर की नीड है। और इसके लिए अपने को जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम है वो सिर्फ कागजों पे नहीं बनाने, वो इफेक्टिव भी होने चाहिए, वो काम भी करते होने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की सेल घट जाएगी, और सेल घटेगी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे एंड वी विल बी आउट ऑफ बिजनेस सून। और रिकॉल के अंदर भी अगर कोई मेजर रिकॉल आता है तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत से आपको केसेस मिलेंगे। और कई जैसे पीनट कॉर्पोरेशन अमेरिका का एक बड़ा एग्जाम्पल है जिसको कोट करते हैं बार बार कि उसके सीईओ को जेल हुई थी। तो रिकॉल में जो इस तरह के मेजर इंसिडेंट होते हैं ना फूड सेफ्टी से रिलेटेड, एक ये बात ध्यान रखना कि इसमें गाज सभी पे गिरती है जो लाइन में होते हैं, लेकिन रेगुलेटरी वाले जो हाईएस्ट पोस्ट पे है ना बंदा, जो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी इस काम को ढंग से चलाने की, उसको पकड़ते हैं। और उसको भी ऐसे ही नहीं पकड़ते कि हाँ यही है सबसे बड़ा, पकड़ लिया ना। देखा जाता है कि क्या ये जो दिक्कत आई है ये प्रॉफिट कमाने के कारण, और बंदों इन जो मैनेजमेंट थी, हायर मैनेजमेंट, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया प्रॉपर टूल्स पे या प्रोग्राम्स पे, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स पे। उसके कारण अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो जो सीनियर बंदे हैं उन्हीं को पकड़ते हैं। लेकिन अगर किसी एक एम्प्लॉय की गलती के कारण ऐसा हुआ है तो वो उस एम्प्लॉय की जिम्मेवारी फिक्स होगी एंड ही और शी विल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट। तो हर एक बंदे को अपनी शिफ्ट के अंदर या जब वो काम कर रहा है उसके दौरान उसके बनाए हुए फूड प्रोडक्ट की जिम्मेवारी लेनी होती है, और उस जिम्मेवारी को ढंग से निभाना होता है। क्योंकि अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा, शिफ्ट में सो गया या उसने कोई और कोताही बरती, तो उसके लिए उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। तो हमेशा यही चीज दिमाग में रखनी है, क्या हम सही चीजें कर रहे हैं, क्या हम सही चीजें सही तरीके से कर रहे हैं, ये हमेशा दिमाग में रखना। आर वी डूइंग थिंग्स राइट, आर वी डूइंग द राइट थिंग्स। चीजों को सही तरीके से करना और सही चीजों को करना, ये इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी में हमेशा ये क्वेश्चन दिमाग में रख के आप क्वालिटी के जो भी सिस्टम्स हैं उनको अडॉप्ट करो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें कि प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का हमारा जो काम है अधिकतर लैब के अंदर होता है या लैब पर्सनल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का अलग डिपार्टमेंट होता है हर एक इंडस्ट्री में। और जितने भी टेस्ट हैं वो किसी भी तरह के हों, चाहे वो ऑर्गेनोलेप्टिक हैं, चाहे वो आपके फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल हैं, वो प्रोडक्ट बनने से पहले रॉ मटेरियल के, प्रोडक्ट बनते हुए जब प्रोसेसिंग चल रही है, और जब प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है, तो वो तीनों टाइम पे चलते हैं। और जब आप टेस्ट करते हो तो टेस्ट से पहले की भी तैयारी है आपकी, टेस्ट के दौरान आपको ध्यान रखना है, और जब आपने टेस्ट कर लिया उसके रिजल्ट आ गए उसके बाद भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप काम कर रहे हो
क्या वो सही काम है, क्या वो वैलिड है, रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है, और कंपनी वाइड पॉलिसी के जो क्वालिटी पॉलिसी है उसके हिसाब से वैलिड है। तो इसका ध्यान रखना हमेशा। आपको हमेशा प्रोडक्शन में अगर आप हो, बार बार आ रही है भाई ये समस्या, कोई बात नहीं, खैर दोबारा से वहीं से शुरू कर देते हैं। तो जब आप क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रहे हो तो आपको ये सारे एस्पेक्ट ध्यान में रखने हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, देखो इसमें एक चीज समझो, कई बार क्या होता है कि आपके पास रिजल्ट आ गया, आपने कह दिया हाँ इसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, नेगेटिव है, ओके 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 ओके, आपकी रिपोर्ट जाती रही। लेकिन आप ढंग से अगर टेस्ट नहीं कर रहे हो और आप वैसे ही नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हो, या आपने प्रॉपर टेस्ट नहीं किया है इसके कारण से, या कहीं से बाहर से कंटेमिनेशन हुई है जिसके कारण से आपका टेस्ट नेगेटिव आया है जबकि उसमें वो चीज प्रेजेंट थी, तो दैट विल बी अ डिजास्टर। तो लैब के अंदर काम करते हुए इस तरीके के जो एरर्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर बोलते हैं इनको, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। टाइप 1 में तो ये कि इसके अंदर वो समस्या नहीं थी लेकिन सैंपल में आपको वो समस्या दिखेगी, ये तो है फॉल्स पॉजिटिव। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्या करोगे आप, एक बार प्रोडक्शन रोकोगे, दोबारा से टेस्ट करोगे, वो टेस्ट 2-3 बार नेगेटिव आ गया तो आप ये मानोगे कि वो नेगेटिव था, पहला जो पॉजिटिव आया था वो फॉल्स अलार्म था। लेकिन अगर किसी लॉट के अंदर कोई गड़बड़ है और आपके पास फॉल्स नेगेटिव आ गया, टाइप 2 एरर हो गया, और वो मार्केट में चला गया और उसके कारण समस्या होगी, तो वो डिजास्टर है। फिर आपको फूड रिकॉल भी करना पड़ेगा और सारी फिर आपको यू विल हैव टू फेस द हेल। तो दिमाग में रखो ये चीजें ताकि आप अच्छे से काम करो क्वालिटी कंट्रोल का। कई वेरिएबल हैं जो क्वालिटी कंट्रोल के रिजल्ट्स को इफेक्ट करते हैं। एक तो जो भी पर्सनल आपकी लैब के अंदर है या क्वालिटी कंट्रोल टीम में है, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या वो उसी फील्ड से हैं। जैसे अपन फूड में देखते हैं, यहाँ पे बहुत से केमिकल एनालिस्ट रख लिए या माइक्रोबायोलॉजिस्ट रख लिए, फूड का उनको अगर बेसिक जानकारी नहीं है तो वो बहुत एग्जैक्ट या सही या करेक्ट जानकारी या सलाह नहीं दे सकते अगले को। तो इसलिए हम इंडस्ट्रीज को भी स्ट्रेस करते हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर फूड इंडस्ट्री में कोई बंदा लगा है तो वो फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, फूड इंजीनियरिंग से जरूर होना चाहिए, जिसको फूड के बारे में पता हो। अकेले कार्बोहाइड्रेट या फैट, विटामिन, पिगमेंट्स, मिनरल्स, इनसे काम नहीं चलता। ओवरऑल पूरा मैट्रिक्स जो है फूड का, वो कैसा बिहेव करता है, जब तक ये सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो इसके लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है फूड रिलेटेड होना चाहिए, फूड इंडस्ट्रीज के अंदर कम से कम। और जो लैब के अंदर काम कर रहे हैं बंदे, उनकी कई बार स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया तो उस इंस्ट्रूमेंट की जब तक उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी तो वो इंस्ट्रूमेंट पे काम कैसे कर पाएंगे। तो प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और वो ट्रेनिंग की बार बार ओरिएंटेशन हो। बहुत टाइम के बाद बहुत सी चीजें, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हम भूल जाते हैं, उनकी रिकर ट्रेनिंग हो, बार बार होती रहे, जो 6 महीने में आमतौर पे हम रेकमेंड करते हैं। फिर जो स्पेसिमेन है हमारे पास, सैंपल है, वो किस कंडीशन में आया है, किस कंडीशन में हमने स्टोर किया है, अगर हमें बाद में उसका फिर एनालिसिस करना है, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, टेम्परेचर, पीएच, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और इन सब का बहुत फर्क पड़ता है रिजल्ट के ऊपर। फिर आपने जब टेस्ट रन किया है तो उसके लिए आपने कंट्रोल्स कौन से यूज किए हैं, स्टैंडर्ड्स कौन से यूज किए हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर वेरिएबिलिटी कितनी आपने ओके की है। तो ये सारा आपके जो FSSAI का है जैसे इंडिया के अंदर, तो रेगुलेशंस के अंदर क्लियर कट चीजें बताई हुई हैं कि आपको किस तरीके से कौन सा टेस्ट करना है और उसके अंदर किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। तो आपको, जिसको हम बोलते हैं ना अक्षर वर्ड टू वर्ड वही चीज फॉलो करनी है, इसमें कोई शॉर्टकट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में आपको सेफ जाएगा, नुकसान दे जाएगा। फिर जब आपने टेस्ट कर लिया, अब रिजल्ट्स आ गए, तो उसकी इंटरप्रिटेशन,
कि इस रिजल्ट का क्या मतलब है, वो आप लास्ट में उसके इन्फ्रेंस निकाल के देते हो। और फिर ट्रांसक्रिप्शन, कि कैसे आपको रिजल्ट्स को इस पूरे को लिखना है, फिर किसको ये रिजल्ट भेजना है, कौन अथॉरिटी रहेगी, फाइनल अथॉरिटी जो इसके ऊपर कोई डिसीजन लेगी। तो इन सारी चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। और कुछ डेफिनेशन दिया मैंने इससे, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड, क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड और क्वालिटी असेसमेंट से रिलेटेड। दीज आर डेफिनेशंस, और इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत बार हम बोल देते हैं QA QC, इनको एक ही चीज बोल देते हैं, जबकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो QC है, क्वालिटी कंट्रोल है, इसके अंदर वो मेजर होते हैं, तरीके होते हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में कोई भी एनालिसिस करने के लिए, कोई भी चीज को फाइंड करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि हमारा जो टेस्ट हम इस चीज का कर रहे हैं वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, तो वो क्वालिटी कंट्रोल में आता है। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर कि ओवरऑल हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल का प्रोग्राम है वो क्या ढंग से क्वालिटी को कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं, और जो भी हमें रिपोर्ट्स रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो मैं वही चीज कराऊंगा कि ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव तो नहीं है। ये चीज देखना, ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। एक तरह से अगर इसको हम लेमन टर्म्स में समझें तो कि क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं, ये वेरीफाई करना, चेक करना, ये क्वालिटी एश्योरेंस है। दोबारा से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। कनेक्शन की बड़ी दिक्कत है, सरकार को इस पे काम करना चाहिए अगर ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर करवानी है। बैंडविड्थ भी कम है, रीच भी कम है, चलो खैर जैसे हैं, जैसे भी खुंडे हथियार है उनसे लड़ा तो गए। तो क्वालिटी असेसमेंट की हम बात कर रहे थे, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जिसको बोलते हैं। ये प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग का मतलब है कि जो लैब के अंदर आपने टेस्ट रिजल्ट निकाले हैं, क्या वो टेस्ट रिजल्ट प्रॉपर हैं, किस क्वालिटी के हैं, वेरिएशन कितनी है। और ये जो असेसमेंट की जाती है या प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग की जाती है, इसके लिए थर्ड पार्टी आती है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होती है हमारी लैब की। ये लैब की परफॉर्मेंस के लिए होता है क्वालिटी असेसमेंट। इंटरनल भी हो सकते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी क्वालिटी असेसमेंट है उसी को हम एक तरह से क्वालिटी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग मानते हैं। तो इसमें ध्यान यही रखना है कि जो टेस्ट है सही टेस्ट हो। सही टेस्ट कैसे, कि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वो टेस्ट कर रहे हो तो रेगुलेटरी जो जिस टेस्ट को करने को कहती है वही टेस्ट हो, और जिस सैंपल या स्पेसिमेन पे अपने को वो टेस्ट करना है वो भी सही हो, रिजल्ट हमारे सही आए, और रिजल्ट आने के बाद उनकी इंटरप्रिटेशन भी सही हो। अच्छा, इंटरप्रिटेशन करने के बाद ओपन टू एयर नहीं होगा। जिस बंदे को आपको वो रिजल्ट देना है उस बंदे के पास, सही बंदे के पास वो जाए और सही टाइम पे जाए। तो इतनी सारी चीजों को इंश्योर करना, ये क्वालिटी असेसमेंट का काम है या प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग का काम। ये सारा ड्रामा इसीलिए रचा जाता है ताकि कहीं से भी कोई चूक, भूल चूक रह ना जाए, क्योंकि अगर वो भूल चूक हुई तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो क्वालिटी एश्योरेंस के प्रिंसिपल और फंक्शन क्या हैं? मेन तो यही है कि ये वो प्रोसेस है जिससे हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो काम हमने किया है क्वालिटी कंट्रोल में, वो काम सही ढंग से हुआ है और सही क्वालिटी का हुआ है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में। एक तरह से ये ऑडिट है। ऑडिट का मतलब होता है कि कमी पकड़ना। तो ऑडिट के अंदर यही कि कौन सी चीजों को किस लेवल पे काम करना चाहिए, क्या वो उस लेवल पे काम कर रही हैं, अगर नहीं कर रही हैं तो क्या दिक्कतें हैं, ताकि उनको सॉर्ट आउट किया जा सके और हमारी जो इंडस्ट्री है और एफिशिएंटली और ढंग से काम करे। तो इसके अंदर
जो भी क्वालिटी कंट्रोल के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है, कोई फॉर्म को अपडेट करने की जरूरत है, टाइम बढ़ाने या घटाने की जरूरत है रिपोर्टिंग का, तो वो सारा काम इसके अंदर फिर हम क्वालिटी एश्योरेंस की जब हमारी ऑडिट रिपोर्ट आती है तो उसके बाद हम करते हैं। तो क्यूए क्यूसी का बेसिकली ये काम है, क्वालिटी एश्योरेंस के गोल्स, फंक्शंस, बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स। तो एश्योरेंस में वही कि आप अश्योर करते हो कि आपने जो काम किया है कंट्रोल के अंदर वो सही ढंग से किया है, सही तरीके से किया है, टाइम पे किया है, बार बार कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये आप एश्योरेंस में देखते हो। तो बेसिकली कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये अलग अलग है। हर एक इंडस्ट्री के क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए एक जेनरिक से दिए हैं कि आपको अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, क्योंकि मार्केट हमेशा चेंज होती रहती है, तो आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करोगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हो, इसके थ्रू आप पहुंचना कहाँ चाहते हो। तो पहला टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड करने की जरूरत है तो वो करेंगे ताकि कंज्यूमर जो हमारा कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई कर सकें। अगर टेक्नोलॉजी की नॉलेज जो भी पर्सनल उसके साथ इन्वॉल्व हैं उनको कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करके इम्प्रूव करने की जरूरत है तो वो करेंगे। लास्ट के 5-7 मिनट रहते हैं भाई, तो कोई बात नहीं। आज फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन हो रहा है। तो ये हमने कुछ एक ऑब्जेक्टिव रखे हैं, जेनरिक ऑब्जेक्टिव हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं उनको, कि जो भी आपका डाटा कम्युनिकेशन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, और जो भी आपने प्रोजेक्ट्स शुरू कर रखे हैं, जो भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या कस्टमर को मार्केट प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम है, वो सारा टाइम बाउंड मैनर में हो रहा है और करने का ये आपका लक्ष्य है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव रहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इन सारे एफर्ट्स से, प्लानिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर की या वर्कफोर्स को डेडिकेट मोटिवेट करके आपका अल्टीमेट होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ये आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का एक जेनरिक मैंने थोड़ा टेम्पलेट दिया है। आपकी कंपनी के हिसाब से ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये 4-5 पॉइंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2-3 हो तो बेटर रहता है ताकि आप उस पर फोकस कर पाओ। तो यहाँ हमारा जो फोकस था वो था कस्टमर फोकस, क्योंकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो सर्विस हमसे चाहता है, जो रिलायबिलिटी हमसे चाहता है, जो परफॉर्मेंस हमसे चाहता है, जो लेवल ऑफ क्वालिटी हमसे चाहता है, वो हम उसको डिलीवर करें। तो हमारा मेन फोकस कस्टमर। सेकंड विल बी आवर लीडरशिप, कि जो भी हमारे सीनियर मैनेजमेंट के या जो भी हमारे टीम लीडर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को या अपने से जो जूनियर्स हैं उनको उस तरीके से तैयार करें कि वो फ्यूचर के लीडर बेहतर बन के निकलें और कंपनी वाइड जो भी काम है उनको समझें और कंपनी को आगे ले जाने में मदद करें। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो उनके अंदर डालें, और ये हर एक एम्प्लॉय को ये दिमाग में रहना चाहिए कि क्वालिटी को मेंटेन करना या क्वालिटी को अश्योर करना किसी एक आदमी का काम नहीं है। ये सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल वालों का काम नहीं है, प्रोडक्शन का है। इवन हाइजीन सैनिटेशन के लिए जो आप स्वीपर्स हैं या जो आपके जो मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं, वो सभी के सभी मिलकर जब काम करते हैं तभी क्वालिटी का जो अश्योर्ड लेवल आप मेंटेन कर पाते हो। तो सब उनको इन्वॉल्व करना, सभी को उनको मोटिवेट रखना, उनको नॉलेज देते रहना, उनको ट्रेनिंग देते रहना। तो ये अच्छी लीडरशिप के कुछ गुण होते हैं जो आगे जो आपके सीनियर लीडर्स हैं वो जूनियर्स में ये प्रमोट करते हैं। सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट, जितने भी
इंडस्ट्री के अंदर काम होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो हम जिसकी लास्ट में बात कर रहे थे कि सिस्टम्स अप्रोच, किसी भी इंडस्ट्री में अलग अलग सिस्टम है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अलग सिस्टम है जो पैसे का हिसाब किताब रखता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का अलग सिस्टम है जिसको हम HRMS कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। जितना भी मटेरियल फ्लो होता है उसका हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हमें सिस्टम्स अप्रोच लेके चलना पड़ता है चीजों को मैनेज करने के लिए। यानी कि किसी को कहीं से उठाया कहीं कर दिया, फिर वहां पे कमी होगी तो फिर और, तो एक जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से चलें। और सिस्टम को समझने के लिए कि जैसे हमारा पूरी बॉडी है ये अलग अलग सिस्टम से, लिवर है, हार्ट है, किडनी है। तो अब किडनी ये नहीं कहती कि ना ना मैं अब हार्ट ब्लड पंप करने लग जाऊंगी और हार्ट को रिप्लेस कर दें। तो जिस सिस्टम का जो काम है उसको एफिशिएंटली करना और हर एक सिस्टम का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन इंडस्ट्री के अंदर, ये मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके रखना है, जिसकी जो भी ड्यूटी है जिस भी एरिया में है। कहीं क्योंकि बोलते हैं ना कि यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक इन योर चेन, आप उतने ही मजबूत हैं जितना आपकी चेन की सबसे कमजोर कड़ी। क्योंकि जब जोर पड़ेगा ना, स्ट्रेस पड़ेगा, तो वो कमजोर कड़ी सबसे पहले टूटेगी। तो अगर आपने किसी को भी कमजोर छोड़ दिया, किसी को भी ट्रेन नहीं किया, इन्वॉल्व नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया, तो वहीं आपके प्रोडक्ट में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आज की क्लास खत्म होने वाली है भाई, थोड़ा इंटरप्शन आज ज्यादा रही, लेकिन कल हम फिर इस प्रोसेस अप्रोच से शुरू करेंगे। और मैंने कुछ आपको और काम करने के लिए कहा है तो वो असाइनमेंट के तौर पे पूरा करो। और जो फूड इंक मूवी है वो जरूर देखो, उससे काफी मदद मिलती है कि फूड इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पे कैसे काम कर रही है। तो मैं कहता हूँ हमेशा कि वर्क लोकल बट थिंक ग्लोबल। ठीक है, मंडी आदमपुर छोटी सी जगह है, लेकिन आपके सपने छोटी जगह के नहीं होने चाहिए, आपके सपने बहुत बड़े होने चाहिए। तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करो, जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी आप उस जगह पे पहुंच भी जाओगे।